हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। रात 1 बजे का समय तीर्थ बाबू की नींद टूट गई। टेलीफोन बज रहा था। आधी रात में टेलीफोन बजने से क्यों इतना डर लगता है? हेलो सुनिए, अस्पताल से बोल रहा हूँ, आपका पेशेंट अभी अभी मर गया। हेलो, हमारा पेशेंट? हमारा कोई पेशेंट अस्पताल में नहीं है। आपका नंबर? रॉन्ग नंबर, टेलीफोन रख दीजिए। ये लोग रॉन्ग नंबर पर फ़ोन करते ही क्यों हैं? तीर्थ बाबू ने फ़ोन उतार कर नीचे रख दिया। डर लगता है, बहुत डर लगता है। अचानक फ़ोन क्यों बजने लगता है? इतना रॉन्ग नंबर क्यों होता है? सविता पूछती है। काफ़ी दिनों से सविता या तीर्थ बाबू रात गए तक सोते नहीं। ठीक 12 बजे रात को तीर्थ बाबू नींद की एक गोली खाते हैं। गोली खाकर आंखें मूंद कर लेट जाते हैं और चिंताओं को मन से दूर करने की चेष्टा करते हैं। कर नहीं पाते। लाख कोशिश करके भी चिंताओं को मन से हटाने में तीर्थ बाबू सफल नहीं हो पाते। उनकी चेतना और अवचेतना, प्रथम स्तर की चेतना और अतल स्तर की चेतना, प्रत्येक के बीच में सीधी दीवारें उठ खड़ी होती हैं। उन दीवारों पर पोस्टर चिपके होते हैं। दीपंकर की तस्वीरें। बचपन का दीपंकर, घुटा हुआ सिर, भोला भाला चेहरा। मैट्रिक पास दीपंकर, ग्रेजुएट दीपंकर, लंबा छरहरा शरीर, भावुक और शांत चेहरा। दीपंकर, तीर्थ बाबू का एकमात्र लड़का, संतान। संतान, आदमी संतान की चाहत क्यों करता है? संतान को प्यार क्यों करता है? तीर्थ बाबू रोज़ ही ये प्रश्न अपने से करते हैं। फिर नींद आती है, गहरी, फिर भी घबराहट और आतंक में डूबी हुई नींद। लगता है सविता अभी भी नहीं सोई, इसीलिए वे पूछती हैं, किसका फ़ोन है? रॉन्ग नंबर है। कहाँ से आया था? अस्पताल से। अस्पताल से? सुनो जी, कहीं हमारा ही फ़ोन ना हो। पागलपन तो करो मत सबू। तुम जानती हो दीपू नीरेन के पास है। वहाँ से वह नीरेन को दिल्ली में भर्ती कराने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ जानकर पागलपन क्यों करती हो? नीरेन के पास अगर होता तो दीपू हमें चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? नीरेन हमें चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं रोऊंगी गाऊंगी? दौड़ कर नीरेन के पास चली जाऊंगी। सबू, घबराओ मत। मुझे लगता है दीपू नीरेन के पास नहीं है। नीरेन जानबूझकर हमें कुछ नहीं बता रहा है। चुप करो सबू, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो दीपू के भाग जाने का कोई कारण नहीं है। तो फिर वह आता क्यों नहीं? सबू, बीमार रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी कमज़ोर पड़ गया है। समय बहुत ख़राब है। हमारा इलाका भी कोई अच्छा इलाका नहीं है, इसीलिए वह नहीं आता। सविता अब रोना शुरू कर देती है, धीरे धीरे, बिसूर बिसूर कर। रोते रोते ही एक समय सविता की आंख लग जाती है। तीर्थ बाबू को नींद आने में देर होती है। क्या हो गया इस देश को? अच्छा, रोगी अगर मर जाए तो 23 एक्सचेंज का नंबर देने पर 47 पर तुम लोग फ़ोन करना। रॉन्ग नंबर। जिनका वह रोगी होगा उनके मन की हालत क्या होगी? या फिर शायद कोई हालत ही ना हो। आजकल लगता है सभी कुरुक्षेत्र के अर्जुन जैसे हो गए हैं। मृत्यु को अत्यंत वैराग्य भाव से लेते हैं। शायद लाशें बिस्तरों पर ही पड़ी रहती हैं। खर्चा बचाने के लिए रिश्तेदार वहाँ से फूट लेते हैं, लौट कर आते ही नहीं। या शायद एयर कंडीशन मुर्दा घर में पड़ी रहती हैं, उन्हें कोई देखने भी नहीं आता। तीर्थ बाबू को डर लगता है, यूं ही अकारण डर लगता है। उन्हें लगता है जिस कलकत्ता में, जिस पश्चिम बंगाल में वह रहते हैं, वह कोई और कलकत्ता है, कोई और पश्चिम बंगाल। देखने से लगता है वही शहर है, वही बड़ा मैदान, मॉन्यूमेंट, भवानीपुर, अलीपुर, चड़कडांगा का मोड़। आषाढ़ में पहले जैसा ही रथों का मेला, चैत्र में काली घाट की भीड़ और माघ में बड़े दिन की रोशनी। नहीं, यह वह शहर नहीं है। यह एक गलत शहर है, रॉन्ग सिटी। गलत ट्रेन में चढ़कर गलत शहर में आ गए हैं तीर्थ बाबू। वरना सविता को दिए गए सारे प्रबोधनों को भूलकर तीर्थ बाबू सोचते हैं, वरना दीपंकर चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? क्यों नीरेन दीपंकर की कोई खबर नहीं देता? क्यों क्यों आदमी संतान चाहता है? क्यों बेटे को प्यार करता है, बेटी को प्यार करता है? इसलिए कि मरने पर वह उसके मुंह में आग देगा। रॉन्ग नंबर। जब तक जीवित हैं तभी तक तो तीर्थ बाबू संतान को चाहते हैं। तू मेरे पास रह, तू मेरे निकट रह, मेरी यंत्रणा ले, मेरी ज्वाला ले, मेरा भाग्य ले, मेरे साथ एकाकार होना सीख। रॉन्ग होप। लगता है कहीं कोई एक्सचेंज है इस शहर में। इस शहर में वह एक्सचेंज कहाँ है? वहाँ पर बैठकर कौन तीर्थ बाबू से कहता जा रहा है, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग सिटी, रॉन्ग होप? वह कौन है? वह अदृश्य ऑपरेटर कहाँ है? वह ऑपरेटर दिखाई क्यों नहीं देता? सोचते सोचते तीर्थ बाबू किसी पत्थर की तरह गुड़ुब से नींद में डूब जाते हैं। इसी तरह चलता है दिन से रात, सोम से रवि और सवेरे से शाम तक सब कुछ। तीर्थ बाबू को रातों में डर लगता है क्योंकि नींद में उन्हें दीवारों की कतारों पर कतारें दिख पड़ती हैं। दीवार पर दीपंकर का चेहरा अंकित होता है। नींद में ही तीर्थ बाबू सोचते हैं, तो क्या वे मनोज के पास जाएं? मनोज उनका मित्र है, वह एक मनोचिकित्सक भी है। निश्चय ही तीर्थ बाबू बीमार हैं। तुम्हें बीमारी है तीर्थ? मनोज ने राय दी। वह लक्ष्य कर रहा था तीर्थ बाबू का सूखा हुआ मुंह, कातर दृष्टि और बार बार माथे का पसीना पोंछने की कोशिश।
क्या बीमारी है? नर्व की बीमारी है। नर्व तो मेरा ठीक ही है मनोज। तुम्हारी चिंताएं अजीब हैं। अजीब? तुमने क्या कहा है? लो सुनो। मनोज टेप रिकॉर्डर चला देता है। मनोज अपने रोगियों का वक्तव्य टेप कर लेता है, फिर उस पर विचार करता है, राय देता है। तीर्थ बाबू टेप रिकॉर्डर को देखते हुए मन ही मन पैसों का हिसाब कर रहे थे। तभी अचानक एक थका हुआ मध्यम स्वर उन्हें सुनाई पड़ता है। मुझे लगता है घर मेरा नहीं है। दरवाज़ा खटखटाने से कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि मैं रॉन्ग एड्रेस पर आ गया हूँ। रास्ते में चलते हुए मुझे लगता है कि कलकत्ता अब कलकत्ता नहीं रह गया है। यह कलकत्ता नहीं है। बाहर का सब कुछ, मकान, दरवाज़ा, बड़ा मैदान, मॉन्यूमेंट, सब कुछ किसी और शहर के हाथ में थमाकर कलकत्ता कहीं भाग गया है। मुझे लगता है इट इज़ अ रॉन्ग सिटी। कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अपने को विश्वास दिलाने के लिए कि यह वही कलकत्ता शहर है। मैं एक दिन केवड़ा तल्ला गया था। दीवारों पर जो लिखा था उसे पढ़कर मैं समझ गया कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। उस दिन मैंने स्वप्न देखा था। मनोज ने टेप रिकॉर्डर रोक दिया, फिर तीर्थ बाबू की तरफ देखा और बोला, क्या सपना देखा था तीर्थ? बता नहीं सकता। क्या सपना देखा था? मुझसे मत पूछो मनोज, मुझसे मत पूछो। यह स्वप्न मैं अक्सर देखता हूँ, इसी कारण मेरे लिए यह जानना ज़रूरी है। नहीं मनोज, तुम बीमार हो। स्वाभाविक है तुम्हारा बीमार होना, स्वाभाविक है। क्यों? मेरे लिए बीमार होना स्वाभाविक क्यों है? तुम्हारा लड़का तो हमारा लड़का क्या घर में नहीं है? मनोज, मैं नहीं जानता तुमसे किसने बताया है। मेरा लड़का दीपंकर अपने कज़न के पास लखनऊ में है। वहाँ से दिल्ली पढ़ने जाएगा दीपंकर। ओ गॉड! मनोज जैसे बड़ी यंत्रणा और दुख से बोलता है। उसके सीने में से एक लंबी सांस बाहर आती है। तीर्थ को क्या हो गया है? उसके दोस्तों में से सबसे ठंडे दिमाग वाला और सबसे अच्छा लड़का था तीर्थ। ओ गॉड! मनोज एक कागज़ पर दवा का नाम लिखता है, फिर कागज़ फाड़कर फेंक देता है और दवा की एक शीशी तीर्थ बाबू को देते हुए कहता है, इसे रात में खा लेना तीर्थ, नींद आएगी। अच्छा, लाओ दो। तीर्थ बाबू दवा की शीशी लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। मनोज दरवाजे तक उनके साथ आता है, फिर कहता है, तुम्हारे पास बोस तो फिर नहीं गया था? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे मना किया है। तुम क्या समझते हो, वह आए तो मैं उसे घर में घुसने दूंगा? बेकार में आकर सविता से आलतू फालतू बातें करता है। तीर्थ बाबू बाहर निकल आए। समय शाम हो रही है या सवेरा हो रहा है। सड़क पर कतारों में लोग चले जा रहे हैं। यहाँ के रास्ते एकदम फाका पड़े हैं। निर्जन पथ, मेघावृता रजनी, आंधी वर्षा, जयसिंह छुरी पर शान दे रहा है। रविंद्रनाथ की पुस्तक का यह वर्णन तीर्थ बाबू को बहुत अच्छा लगता था। दीपंकर की पुस्तक में एक पाठ था, राज ऋषि। तीर्थ बाबू को लगा कि उनकी आंखों से टप टप पानी चू रहा है। आजकल की संतान बड़ी घातक हो गई है। हाँ, घातक हो गए हैं वे। माता पिता की निश्चित हत्या करते हैं। तीर्थ बाबू दवा की शीशी को बड़े यत्न से हाथ में थामे चले जा रहे थे, जैसे वह ओलंपिक की पवित्र मशाल हो। आज रात नींद में तीर्थ बाबू ने फिर वही स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि चौरंगी में सड़क के दोनों ओर लाखों लोग खड़े हैं। वे सब पत्थर के बुत की तरह निश्चल हैं। सड़क की दोनों ओर बड़ी बड़ी नियॉन लाइट की सफ़ेद बत्तियां जली हुई हैं। सड़क के बीच में ढेर सारा खून फैला हुआ है। वहाँ खड़ी होकर एक प्रौढ़ा स्त्री दोनों हाथों से अपनी छाती पीट रही है और प्रवीर 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 कहकर विलाप कर रही है। उसके लंबे केश खुले हुए हैं और उसके मुंह के इर्द गिर्द लटक रहे हैं। स्त्री को देखकर तीर्थ बाबू समझ गए कि वह कोई और नहीं, पुराण में वर्णित जना है। दूर दूर भीषण प्रांतर में, मरुभूमि में, तुरंत शमशान में, यहाँ तेरा नहीं स्थान। दुर्गम कांतार में, तुषाराव्रत, चल पर्वत शिखरों पर, चल पाप राज्य त्यज। पति तेरा पुत्र घाती, अराती का है साथी, चल पुत्र शोकातुरा। स्त्री के विलाप से जैसे आकाश की छाती फट रही है। यही समय है, पर्दा गिरा दो, घंटी बजाओ। कौन चीख रहा है ये कहकर? किसने कहा यह महिष्मतीपुर नहीं है? चले जाओ। उसी क्षण तीर्थ बाबू कहना चाहते थे, शी इज़ इन द रॉन्ग सिटी, मगर उसी समय घंटा बजने लगा। खन 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 खन। घंटा बज रहा है, फ़ोन बज रहा है। तीर्थ बाबू उठकर बैठ गए। आदमी टेलीफोन क्यों रखता है? किराया देने में जीभ बाहर निकल आती है, सांस ऊपर की ऊपर रह जाती है जब। तीर्थ बाबू ने रिसीवर उठाया। 479। ठीक यही नंबर तीर्थ बाबू के सामने रखे टेलीफोन के ऊपर लिखा है। तीर्थ बाबू ने कहा, नो, यह तीर्थंकर चटर्जी का घर नहीं है। नो तीर्थ बाबू, ये मैं हूँ, बोस। हाँ, उस दिन मैंने जो कहा था, दूर रेल लाइन के पास वाले घर में। हाँ, दीपंकर की लाश, डाइड ऑफ इंजरीज। आप तो आए नहीं। बॉडी हैज़ बीन क्रिमेटेड। हेलो, सुन रहे हैं? नो। क्या यह तीर्थंकर चटर्जी का मकान नहीं है? नहीं। यह 479 नहीं है? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। तीर्थ बाबू ने फ़ोन नीचे रख दिया, फिर न जाने क्या सोचकर रिसीवर उठाकर रख दिया। उसके बाद जाकर बिस्तर पर लेट गए। फिर सपना देखना होगा।
जैसे भी हो वह सपना एक बार और देखना ही होगा। सपने देखने के बाद ही तीर्थ बाबू जान पाएंगे कि किस प्रकार उन्मादिनी जना रॉन्ग सिटी से भागी थी। सपने के अलावा आज तीर्थ बाबू के पास और कुछ भी नहीं है। जागकर कलकत्ता के रास्तों पर घूमने से एक भी निकल भागने का रास्ता तीर्थ बाबू खोज नहीं पाते। अब इन्हें जना के पीछे पीछे जाना होगा। प्रवीर की मृत्यु के बाद प्रवीर के बाप को लेकर सभी लोग जब विजयोत्सव में मग्न थे, तभी अकेली जना भाग गई थी। तीर्थ बाबू को नींद आ गई।